जनाब यार ARY न्यूज पर खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम। मीनवाइल आप ब्रेक पे हम लोग थे तो एक बजट दस्तावेजात जो हैं वो ARY न्यूज पर हासिल हो गई हैं, यानी कि 2025 बराए 2026 का जो माली साल है उसके लिए। और शोएब निज़ामी साहब उसकी कुछ तफसीलात भी दे रहे थे। निज़ामी साहब, एक चीज़ मैं वो देख रहा हूँ कि एक टिकिंग बॉम्ब है हमारे लिए। अब मैं चाहूँगा कि आप उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। वो जो नंबर है दैट इज़ देयर, रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन के लिए 1055 अरब रुपए। तो ये तो आपके तरक्याती बजट से भी ज्यादा है और जाहिर है कि वो तो ऑलरेडी कम भी किया हुआ है। तो इसके लिए क्या आपको लगता है कि क्या कंट्रोल करने का क्या सिस्टम है? कोई आगे जैसे तजावीज़ थी कंट्रीब्यूटरी कोई पेंशन सिस्टम हो या कुछ और हो, कुछ सोच सकती है गवर्नमेंट और ख़ासतौर पर सियासी गवर्नमेंट इस हवाले से, पॉलिटिकल गवर्नमेंट? तकरीबन 10 साल से रिफॉर्म जो है ना ये ड्यू थी और हुई हैं किसी हद तक, लेकिन अमल दरामद इंतहाई स्लो है ना। और दूसरी बात कि हम अडॉप्ट ही करना नहीं चाह रहे। जो हम सबसे अट्रैक्टिव पाकिस्तान में काम जो है वो ये आपको सरकारी मुलाजमत मिल जाए जिसमें पेंशन हो, क्योंकि आपको जो है वो आखिर तक सपोर्ट मिल रही होती है। अब होना ये चाहिए इन इस्लाहात के ज़रिए कि फ़ौरी तौर पर आप अपने एक्सपेंडिचर कम करने के लिए जो नई भर्तियाँ करें कम अज़ कम उनके अंदर ये जो है वो इस्लाहात नाफिज की जाएँ। अब वो हुकूमत ने 1 जुलाई लास्ट ईयर से की तो हैं, लेकिन इसके बाद अब आपको इस रकम को भी किसी फंड में डालना पड़ेगा ताकि आपके बजट के ऊपर से इसका बोझ कम हो। इसको यहीं पर रोकिएगा। और जो आप कह रहे थे वही हो रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में पहले 6% और अब 10% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। इस बारे में शोएब निज़ामी साहब पहले ही फरमा चुके थे, लेकिन अब ये मंजूरी हुई है। तो अजहर फारूक साहब डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें मजीद बताएंगे। जी जनाब, एहतजाज रंग ले आया उनका? चलें अजहर साहब से हम जरा बात करेंगे। इस पे भी नहीं मानेंगे वो ये वाइंड अप पे दोबारा जो है चेंज होगा, वहाँ दोबारा प्रेशर आएगा। आगे फिर क्या, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट? असल में बात ये है कि आप अगर इसको यही, अब कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का सबब भी बनती है, क्योंकि यही 200-300 अरब रुपए लोग लेके जाते हैं तो बाइंग करते हैं ना। चलें अजहर फारूक साहब, डिप्टी ब्यूरो चीफ सर, बताइएगा एहतजाज जो हुआ वो रंग ले आया है उनका मेरे ख्याल में। हाँ जी, अब वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उसमें 10% इजाफे की मंजूरी दी है। ये तजवीज़ आज वफाकी काबीना के इजलास में रखी गई थी और तफसीली गौर व खौज के बाद, बहस व मुबासे के बाद वफाकी काबीना ने असूली तौर पर मंजूरी दी है। बजट तजावीज़ की भी वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की अप्रूवल वफाकी काबीना ने दी है। अभी कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा, वहाँ पर वफाकी बजट वज़ीर ख़जाना जो है वो पेश करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच अजहर फारूक साहब फॉर योर टाइम सर। मैं ज़रा ये जानना चाह रहा था कि ये जो आप और डरा रहे हैं, बल्कि डरा क्या रहे हैं, पे तो गवर्नमेंट ने करना है, लेकिन ये मजीद क्या हो सकता है? सर ये पे असल में पब्लिक नहीं करना है ठीक है ना। वो अब हो ये रहा है कि हमारा जो हमारा वाइंड अप है ना वो तकरीबन 200 अरब रुपए का टैक्स लगा रहा है मुसलसल। जो 99D हम देख रहे हैं जो आया और एकदम से टैक्स लगा, वो ऐसी खामोशी से लगता है। और जो अरकान कौमी असम्बली होते हैं उनको पता भी नहीं चलता, उनसे अप्रूवल ले लिया जाता है और वो जब फाइनेंस बिल जब बन के फाइनल आता है तो फिर पता चलता है कि जी इतना बड़ा जो है वो इसमें जंप आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है जी, ये तो आपने अप्रूव किया था। उस वक्त जो है वो खामोशी से जो है वो फाइनेंस बिल का हिस्सा बन जाता है और जब इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो पता चलता है कि जी ये हो गया और ये हो गया, इतना बढ़ गया। इसी तरह जो 99D में आपको बता रहा था कि जो विंडफॉल प्रॉफिट है उसके ऊपर हुकूमत ने टैक्स लगाया है। और ये 99D जब वज़ीर ख़जाना उस वक्त और इसहाक डार साहब थे, उन्होंने जाते जाते लगाया था। और उसमें हुआ ये कि अब जो भी ज़्यादा कमाने वाले वो डरते भी हैं कि हम पे पर हमारे ऊपर 99D देना लग जाए और हम वही जो ज़्यादा कमाएगा वही ज़्यादा टैक्स भी देगा। तो जहाँ आप सुपर टैक्स दे रहे होंगे, कॉर्पोरेट टैक्स दे रहे होंगे, वहाँ ये जो है विंडफॉल प्रॉफिट के ऊपर भी आपके एक टैक्स लग रहा है। इससे फिर टैक्स चोरी और एविजन के भी फिर उनके अंदर वो रास्ते निकालते हैं जिनके ऊपर ऐसा लगता है। ठीक है, हमारे साथ मीनवाइल HM शहजाद साहब मौजूद हैं और माशाल्लाह से ये जो है वो ऑटो सेक्टर के प्रेसिडेंट, कार डीलर्स एसोसिएशन के भी। थैंक यू सो मच हाजी साहब आपके वक्त के लिए। ये ज़रा फरमाइएगा कि आपकी ये जो हालिया बजट है इसमें क्या तवक्कुआत हैं, ख्वाहिशात हैं और खदशात हैं, पहले वो बयान फरमाइए। देखिए जी, तवक्कुआत तो हमें अच्छी रखनी चाहिए और हमने रखी हुई है। ये फर्स्ट टाइम है कि IMF ने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि एक तो ये यूज़ गाड़ियों की एज लिमिट बढ़ाई जाए, दूसरा कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ किया जाए, अच्छा, तीसरा आपको पता होगा एक हमने WTO पे साइन किया हुआ था और उसका मकसद ये था कि खित्ते के तमाम मुल्कों के अंदर जो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हैं वो एक तरह के नाफिज हो जाएं। तो हमने साइन तो बहुत पहले किए थे, लेकिन अब जाके IMF ने भी इन पर दबाव डाला है कि आप जो ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जो हैं
उसको आप कम करें। इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अच्छा कहा है कि हम 5 साल में यानी 2030 तक हम आस्ता आस्ता उसको कम करेंगे। अगर ये फौरी तौर पे अगर कम नहीं भी करते और अगर एज लिमिट बढ़ा दें जो हमारी यानी कि गाड़ी इंपोर्ट करने की जो एज जी एज लिमिट है, अभी क्या है वैसे 5 साल तक? अभी 3 साल है। कार है ठीक है। और 5 साल जीप है। ठीक है। तो अगर ये 5 साल कार को भी कर देते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी मिल जाएगी। देखिए ये हम जो बात कर रहे हैं ना, आज ये हम क्यों बात कर रहे हैं, अगर पिछला देखें कि सुजुकी को जो है पिछले आज 40 साल हो गए, हम आज तक असेंबलर से मैन्युफैक्चरर नहीं बने, लोकलाइजेशन हमने बिल्कुल नहीं की। ऐसे ही टोयोटा और होंडा ने भी 35 साल हो गए, हमने कोई लोकलाइजेशन नहीं की, हम मेड इन पाकिस्तान की तरफ गए ही नहीं। फिर एक पॉलिसी आई है 2021 में, उसकी स्प्रिट ये थी 2021-2026 की कि ये जितने असेंबलर्स हैं जो पुराने और नए, जिसमें चाइना भी आया, कोरिया भी आया और भी आए, वो स्लोली जो है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं। मैं एक चीज़ ये है कि एक तो ये है कि लोकलाइजेशन से मुतालिक भी मैं आपसे बात करूंगा और उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लेकिन मेरा सवाल इसमें ये है कि हर गाड़ी जो आती है हमारे पास उस पर कस्टम्स ड्यूटी, FED, सेल्स टैक्स, रजिस्ट्रेशन, ये मिला के गाड़ी 40 से 50-60% महंगी हो जाती है। इसके ऊपर क्या किया जा सकता है कि उसकी कीमतें कम हों? क्योंकि अभी 660 सीसी की सेकेंड हैंड कोई छोटी गाड़ी आप लें, जाहिर है नाम मैं नहीं लूँगा, ठीक, तो वो तकरीबन आपको 30 से 35 लाख रुपए की या 40 लाख तक की पड़ती है। तो क्या क्या चीज़ें इसमें कम हो सकती हैं जिन पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए? देखिए इस वक्त जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है, जो TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भेजता है, उसमें 128% से लेके 502% तक CC वाइज ये ड्यूटीज़ और टैक्सेस और प्लस डॉलर में ये ड्यूटीज़ और टैक्सेस अब तक ले रही है। अगर IMF की बात को मान लिया जाए और इस वक्त अगर सिर्फ 20%, 20% जो भी टैक्सेस हैं उसको अगर कम कर दिया जाए, जिसमें कस्टम ड्यूटीज़ भी है, फिर उसमें FAD है, एक्साइज ड्यूटी है, फिर इसके साथ साथ जो है सेल टैक्स है छोटी गाड़ियों पे, बड़ी गाड़ियों में जो है रेगुलेटरी ड्यूटी भी है और एक्स्ट्रा जो है कस्टम ड्यूटीज़ भी हैं। अगर ये 20% भी कम कर लें तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आवाम को ये सिर्फ बात कर रहा हूँ, अभी करना ना करना थोड़ी देर बाद गवर्नमेंट क्या करती है ये भी कबल अज़ वक्त है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि छोटी 650 सीसी एक 5 साल पुरानी गाड़ी वो 20 से 22 लाख रुपए में आवाम को मिलेगी। और वो जो मुकामी सतह पे मिल रही है, मुकामी जो गाड़ी है वो इस वक्त 32.5 लाख रुपए की है। हाँ। और अगर उसको जो हवा से मिल जाती है, देखिए इस वक्त जो मुकामी गाड़ी है वो, क्योंकि आपको पता ही है कि वो भी असेंबल्ड शुदा गाड़ी है, CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करते हैं, लोकलाइजेशन नहीं और लोकलाइजेशन ना होने की वजह से। लेकिन यही गाड़ी अगर पड़ोस के मुल्क में देख लें तो 3.25 लाख की अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो 12 से 13 लाख बनते हैं, कहाँ 32.5 लाख, कहाँ 12-13 लाख। तो अब IMF ने जो ये बात की है और साथ में टैरिफ की बात की है, तो अब हुकूमत को चाहिए कि जितनी मराहत आपने लोकल असेंबलर्स को दी हुई थी वो ख़त्म कर देनी चाहिए और इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए जो IMF कह रहा है। अगर ये कर लें तो इस साल आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी भी मिल जाएगी और हुकूमत का रेवेन्यू कम नहीं होगा, बल्कि 150 से 200 अरब हुकूमत का रेवेन्यू मिल सकता है यूज़ कार के अंदर, क्योंकि अब तक जो गाड़ियाँ आई हैं वो 30 से 32 हज़ार आई हैं। लेकिन अगर ये तमाम मनोमन अगर बात मान ली जाती है तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को 150 से 200 अरब इन गाड़ियों की मद में मिल नहीं, सकता लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ से कम करके कहीं और उसको इजाफा कर देंगे, पता चले वो करे कोई और भुगते कोई। नहीं, देखें इसमें जो मैं समझ रहा हूँ बात को, एक बहुत अरसा हो गया है, 40 साल का अरसा, 35 साल का अरसा है, एक बहुत बड़ा अरसा है। हमने ना लोकलाइजेशन की, ना मेड इन पाकिस्तान हमने गाड़ी बनाने की कोशिश की, ना हमने आवाम को और इस पाकिस्तान की जो भी ज़रूरत है उसको भी हमने पूरा नहीं किया। तो ये जो टैरिफ वाली बात चली है, इसके ऊपर अगर ये देखें हुकूमत अगर स्टैंड ले लेती है और इनको कोई अब मौका नहीं देती या कोई टाइम नहीं देती, तो मैं समझता हूँ बड़ा राइट टाइम है कि इनको हम लोकलाइजेशन की तरफ ले जा सकते हैं। मैं इनका कोई दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि एक 35-40 साल का अरसा बहुत बड़ा होता है। हमने क्या किया, आवाम को क्या दिया है? लूट मार के अलावा, महंगी तरीन गाड़ी के अलावा, ब्लैक मार्केटिंग के अलावा, कॉस्मेटिक कुछ चीज़ें हम यहाँ असेंबल कर रहे हैं। और सबसे बड़ा हमने जो ये आवाम को दिया वो ब्लैक मार्केटिंग दी हमने। और दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी
जो असेंबल्ड शुदा गाड़ी है, CKD SKD इंपोर्ट करने के बाद हमने आवाम को महंगी तरीन गाड़ी दी। आज वक्त है कि हुकूमत अगर चाहे तो ये तमाम चीज़ों को सही करके इनको एक कंपटीशन दे सकती है। लेट्स होप सो। मीनवाइल ये भी हुआ है कि पेंशन में भी 7% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, तो ये भी एक बड़ा मतलब ये कि खबर सामने आई है और पेंशन में 7% इजाफे की मंजूरी दी गई है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, और जाहिर है कि ये बजट का एक हिस्सा होगी और इसके फॉर्मली जब बजट पेश किया जाएगा तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। मीनवाइल ज़ुबैर मोतीवाला साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि चेयरमैन TDAP हैं और वो हमारे साथ जूम पे मौजूद हैं। सर ज़रा फरमाइएगा, ये जो बजट है और ख़ास तौर पर इकनॉमिक सर्वे तो हुआ, लेकिन बजट के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर बात हो रही है। आपको ये नंबर्स कितने रियलिस्टिक लगते हैं और क्या आपकी तजावीज़ हो सकती हैं अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्या किन किन एरियाज़ में चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है? देखिए, नंबर्स के ऊपर तो मैं बिल्कुल शक नहीं करता क्योंकि सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसी को हम अगर बेस बना के अगर बात करते हैं तो आप ये देखें कि जो सर्वे के अंदर जो कहा गया खुद यही कहते हैं कि हमने टारगेट्स मीट नहीं किए। आपका ग्रोथ का जो टारगेट है वो 2.68 है, 3.6 आपने रखा था और 2.68 पे आप पहुंचे हैं। अब जब ये आपका अगर ग्रोथ का टारगेट 1% से थोड़े से कम में अगर आप पीछे रह गए हैं, इसका मतलब आप अबाउट 20% आपका फर्क है। और ये फिर कहते हैं कि आपने रेवेन्यू कलेक्ट नहीं किया, तो रेवेन्यू और कुछ भी नहीं होता। रेवेन्यू होता है कि इट इज एक्चुअली द बाय प्रोडक्ट ऑफ द वाइब्रेंट इकोनॉमी। अगर आपकी इकोनॉमी में वाइब्रेंसी नहीं है तो आपकी ग्रोथ नहीं आई है, तो वो आपके नंबर्स के अंदर वो ग्रोथ नहीं आएगी। ये मतलब बिल्कुल क्लियर बात है। कई लोग ये सवाल पूछते हैं, बोलते हैं बिल्कुल आप ग्रोथ के सामने रखें और सामने इसके कलेक्शन को देखें तो आपको लगेगा कलेक्शन बिल्कुल वो इतना ही है जितनी हमने ग्रोथ की है। ये हैविंग सेड सो बाकी जितने नंबर्स आप एग्रीकल्चर में देखें 13.48% मेजर क्रॉप्स के अंदर जो है ना वो स्लो डाउन है। आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री को देखें वो 1.5% डाउन है। सिर्फ एक ऐसा सेक्टर है जो 8.8। तो वो जो अब इन चीजों को अगर आप देखते हैं तो इस बजट के अंदर ये 17,000 का जो आउटले किया है, मेरी समझ में नहीं आता कि विदाउट गिविंग दैट कंड्यूसिव एंड इनेबलिंग एटमॉस्फेयर ये आप कैसे अचीव करेंगे। क्या आप इसको अचीव करने के लिए कोई ऐसी मराद देंगे, कोई ऐसी जगह देंगे, कोई ऐसे चीजें देंगे जिससे जो ना हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। हमारी कॉस्ट को कम करने के लिए कुछ किया है क्या? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग को आपने कम करने की कोशिश की है, उसके लिए कोई इकदाम हैं? मुझे तो कहीं इसमें न सर्वे में नजर आ रहे हैं, ना मुझे लगता है कि कोई बजट में होंगे। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई वी आर गोइंग एनीवेयर। यानी कि काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। हारून अख्तर साहब भी आज हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, तो वो कह रहे थे कि आगे पॉलिसी कुछ लाएंगे कि जिसमें चीज़ें बेहतर हो सके। मीनवाइल हसन बख्शी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज कल आपसे वीडियो पे बात हो रही थी, आज यहाँ पर है। मुझे ये ज़रा बताइए कि ये जो हम बारहा आपसे पूछते हैं कि आपकी तजावीज़ को किस हद तक सुना गया, और ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स हैं और फिर उसके बाद तामीराती कर्जा स्कीम है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पर काम हो सकता है, कुछ इसमें आपको लग रहा है कि बजट में कुछ होगा, इस पे कुछ सोचा जाएगा? देखिए, हमारी तजावीज़ को कहाँ तक सुना गया ये तो आधे घंटे में आपको पता लग जाएगा। और यकीनन इस मुल्क में मकानों का शॉर्टेज है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हर आदमी को मकान चाहिए, हर फैमिली को मकान चाहिए, और इसमें प्रोडक्ट भी लगता है पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होता है, ज़मीन भी पाकिस्तानी, बनाने वाले भी पाकिस्तानी, बनवाने वाले भी पाकिस्तानी, इनफैक्ट इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, कंसल्टेंट सब पाकिस्तानी। सो ये वो इंडस्ट्री है जिसको चलाना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि 72 एलाइड इंडस्ट्रीज़ इसके साथ चलती हैं। इस वक्त हो ये रहा है कि ये एलाइड इंडस्ट्री अपनी कैपेसिटी की सिर्फ 30 to 50% चल रही हैं, क्योंकि ऑफ टेक ऑफ मटीरियल नहीं है। ऑफ टेक ऑफ मटीरियल क्यों नहीं है? क्योंकि कोई पॉलिसीज़ नहीं है। सो व्हाट वी हैव रिक्वेस्टेड टू देम कि हमें कंसिस्टेंट पॉलिसी दे दी जाए 10-15 साल की, ताकि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को फॉर्मलाइज कर दें इस हिसाब से कि हमने क्या करना है। अगर हर साल पॉलिसी चेंज होती रहेगी, हर 6 महीने में पॉलिसी चेंज होगी, तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकेगी। सो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इस बात का इदराक है, तभी प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स बनाई, मुझे भी मेंबर बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर भी मेंबर थे, हाउसिंग मिनिस्टर भी थे उसमें, और उन्होंने हमारी तमाम रिकमेंडेशन को, यूनानिमस रिकमेंडेशन को मनोमन तस्लीम किया। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि मज़ीद बेहतर करें। तो आज मैं देखना चाहता हूँ कि वो बजट में किस तरह पोर्ट्रे होती है, सामने आती है, क्योंकि अदरवाइज ये नहीं होगा तो पाकिस्तान से सरमाया निकल के। अच्छा, एक चीज़ है, अभी शोएब साहब भी इस पे अपनी राय का इजहार कर रहे थे, वो ये था कि ये जो तामीराती शोबा है इसमें अभी ग्रोथ हुई है 6.6%, ठीक है,
उसकी एक वजह ये नज़र आई कि जी जो सीमेंट की कीमतें हैं वो स्टेबल रहीं और जो स्टील था वो डिप हुआ, ठीक है। तो अब फर्दर आपको इस ट्रेंड को आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, तामीराती शोबे में 6.6 मैंने भी सर्वे ऑफ पाकिस्तान सुना था ग्रोथ। मुझे नहीं लगता, अगर ग्राउंड रियलिटी पूछें, इस वक्त 50 से 60% पाकिस्तान में चलते हुए प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए हैं। इस वक्त पिछले साल में कोई नया प्रोजेक्ट, मतलब कोई नहीं, मकसद बहुत कम प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। तो ग्रोथ कैसे हो रही है, वी डू नॉट अंडरस्टैंड। हम वहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सारे मेंबर कराची से खैबर तक काम कर रहे हैं, हमें पल पल की एक्टिविटी की खबर है। एक्टिविटी घट रही है, सीमेंट का ऑफ टेक घट रहा है, स्टील का ऑफ टेक घट रहा है, पाइप्स का ऑफ टेक घट रहा है, एल्युमिनियम का ऑफ टेक घट रहा है, वायर का ऑफ टेक घट रहा है। तो ये ग्रोथ कैसे हो रही है? मुझे ऐसा लगता है कि फिगर की कहीं कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक है। अनफॉर्चुनेटली मुझे अपने इर्द गिर्द, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैकवर्ड कहीं ग्रोथ नज़र नहीं। अच्छा, एक चीज़ है, बल्कि आपसे मैं पहले जाऊंगा कि हमारी एक जो है वो ईवी एक पॉलिसी भी थी। अगर हम HM शहजाद साहब को ये गाड़ियों से मुताल्लिक देखते हुए बात कर सकें कि पाकिस्तान में ईवी कोई प्लांट्स भी शायद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लगने जाएं, या अब यहाँ पर भी सिर्फ इंपोर्ट्स पे ही काम चलता रहेगा? नहीं, इसमें जो है वो IMF का टारगेट है कि हमें जो है वो अगले 5 सालों में 2030 तक जो प्लान करना है उसमें मरहला वाइज कुछ जो है इलेक्ट्रिक रक्शे, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, ये तकरीबन 30% से 40-50%, और जो बाकी EVs हैं उनको भी जो है 30% तक लेके जाना है। ये तमाम के तमाम जो IMF का RSF प्रोग्राम है उसका हदफ है। और जो अभी हम ये बात कर भी रहे थे कि अब जो हुकूमत EV पॉलिसी लेकर आ रही है उसमें बात ये, जैसे अभी ये बात कर रहे हैं, मशावरत ज़रूरी है। हम करते क्या है कि फ़ौरन टर्न ले लेते हैं। यहाँ बैठे में नया पाकिस्तान ऐसे उठा, उसके बाद पता नहीं कहाँ गया और उसके प्लान्स कहाँ गए, वो प्रोजेक्ट्स कहाँ गए। इसी तरह जब हम हाइब्रिड गाड़ियों की पॉलिसी लेके आते हैं तो हुकूमत कहती है उसके ऊपर टैक्स जो है ना वो 8 से बढ़ा के 25% कर दो, फिर वो 1 महीने में वापस हो जाता है। अभी ये HM शहजाद साहब जो बात कर रहे हैं, इधर पामा वाले रो रहे हैं कि जी हमारे जो है वो सेल्स प्रोडक्शन वो कोई 70,000 कम हो गई 1 साल के अंदर। गाड़ी पाकिस्तान में सेल नहीं हो रही, लोगों की बाइंग पावर नहीं है, और हमारे जो है वो इससे तो हमारा कारोबार भी फ़र्क पड़ेगा, हमारा रोज़गार भी मुतासर होगा। तो जो पॉलिसी के अंदर जो भी आप पॉलिसी बनाएं उसको फिर टाइम दें और मशावरत ज़रूर करें। अब इनसे फरवरी में मशावरत हुई है, इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ, और ऐसा इनको बताया भी नहीं गया। और रिटर्न था, लॉ में लिखा गया था जो उस वक्त फाइनेंस बिल बन रहा था कि जी FET ख़त्म होगी, उसके अंदर से जो विदुलन टैक्स है वो कम होगा। अब सुनने में ये आ रहा है कि उनके ऊपर गेन टैक्स तकरीबन 20% से 25% जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर इंक्रीज होने जा रहा है। ये आखिर में कान में कौन बात डालता है? ये क्या, कैसे ये उनको अचानक होता है? नहीं, असल में ना FBR के पास जो ना वो बड़े जो ना वो जो ना आर्ग्यू करने वाले लोग हैं। सिगरेट का टैक्स नहीं बढ़ाना जी, W जो ना वो हेल्थ WHO का प्रेशर है, वो काम नहीं करना, वो फलाना का प्रेशर है। तो वो उनके अब वो इस हद तक दूध के ऊपर GST कम नहीं कर सकते क्योंकि IMF का प्रेशर है। अब इस तरह की उनके पास ना वो एक्सक्यूजेस होती हैं, वो कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे होते हैं। हाजी साहब, आप ज़रा बताइएगा कि ये जो EV का सिलसिला था, ये हो सकता है पाकिस्तान में पॉसिबल है? एक जानिब लोकलाइजेशन, दूसरी साइड पे नहीं है, सिक्योरिटी किट्स मंगवा के काम चल रहा होता है, दूसरा यहाँ पर ये कह रहे हैं। सत्ती साहब, ये सिर्फ पेपरों की हद तक तो सारी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं। अच्छा। या जब ये गुफ्तगू करते हैं तो कानों को भी अच्छा लगता है और थोड़ी देर के लिए दिल को भी लगता है कि शायद। लेकिन बात यह है कि जब तक हम कोई भी पॉलिसी, जैसे इस दफ़ा हमारा बजट प्रपोजल गया है उसमें हमारी बात भी हुई है। देखें ना, इस मुल्क की ज़रूरत क्या है, हम उस मुल्क की ज़रूरत को देख नहीं रहे। फिर सबसे पहले हमारा पाकिस्तान, हमारे मुल्क में लोकलाइजेशन होनी चाहिए, चाहे फिर वो आप EV की लेकर आएँ, हाइब्रिड की लेकर आएँ, या पेट्रोल जो ऑलरेडी गाड़ियाँ। देखना हमारे मुल्क में पॉलिसियाँ बनी, अभी मैंने आपसे कहा 2021-2026 इतनी शानदार वो पॉलिसी है कि जिसके अंदर तमाम लोकल असेंबलर भी जो है वो आपके मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा सकते हैं, फिर हमारे मुल्क की ज़रूरत भी पूरी कर सकते हैं, सस्ती मियारी गाड़ी भी बन सकती है और एक्सपोर्ट भी हो सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि अगर ऐसा हो तो खुशाइंद है, आपके पास भी 2 गाड़ियां हैं, फिर वो बिकेंगी कैसे? नहीं, नहीं, देखिए मेरी बात सुने। मैं तो कहता हूँ अगर सस्ती मियारी गाड़ियाँ पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाए तो हम ये प्रोग्राम ही क्यों करते? ये देखे ना, IMF, मैं आपसे कह रहा हूँ लास्ट 40 ईयर्स के अंदर फर्स्ट टाइम जो है वो IMF इनसे कह रहा है कि जनाब आप कार की एज लिमिटेड बढ़ा दें और डायरेक्ट इनको इंपोर्ट अलाउ करें कमर्शियल बेसिस पे। अगर ये असेंबलर इंपोर्टर बन गए फिर हम क्या करेंगे? हाँ, फिर क्या करेंगे? तो ज़्यादा अच्छा हम पे इंपोर्ट कर सकते हैं, उनके पास ऐसी बहुत हैवी है। नहीं, बात को आप जरा समझने की कोशिश करें।
मैं आपसे बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, लोकलाइजेशन क्यों नहीं हमारा ये जो वेंडर और ये हमारा असेंबलर लोकलाइजेशन की तरफ क्यों नहीं आ रहा? कौन सी ऐसी रुकावट है भाई? कोई गवर्नमेंट रोक रही है? नहीं, मसला ये है कि हमारे यहाँ एतमाद की भी कमी है, यानी कि हम अभी भी पुरानी मंगवा के जापानीज गाड़ियों पे एतमाद कर लेते हैं, लेकिन लोकल गाड़ियों पे ड्यू टू वैलिड रीजंस है, जाहिर है कि उसके अंदर बिल्ड क्वालिटी से लेकर 10 चीजें होती हैं, लेकिन इश्यूज होते हैं। सब स्टैंडर्ड गाड़ियां हमारे मुल्क में बनती हैं। जी जी, ये मतलब तो ये बेहतर हो सकता है काम? ये काम बहुत बेहतर हो सकता है। हमारा जो असेंबलर्स और जो साथ में वेंडर है वो इस तरफ क्यों नहीं जा रहा? एक तरफ हम रोना रोते हैं, दूसरी तरफ हमने काम भी नहीं करना, तीसरी तरफ अगर हुकूमत ये काम करने जा रही है कि वो अगर ये अलाउ कर देती है, उस पर भी इनका रोना शुरू हो गया अभी से। अभी देखें पिछले दिनों जो है टैरिफ कमीशन की मीटिंग के अंदर ये लोकल अफसरों ने जाकर कितना वहाँ हंगामा किया। तो बात ये नहीं है भाई, अगर आप वाकई इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं तो आप इस तरफ जाएं। आप दूसरा ये है कि ये जो टैक्सेशन के मामलात में ज़ाहिर है हर शोबे की बात हो रही है, तो आप लोगों के यहाँ मैकेनिज्म क्या है? क्या इसके अंदर आपके यहाँ जो इकोनॉमी है वो किस तरह से चल रही होती है? बैंकिंग चैनल से चल रही होती है या यहाँ पर भी कैश लो और दो कुछ दो? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ, इस वक्त हमारे पास डायरेक्ट यूज कार, ओल्ड कार डायरेक्ट इंपोर्ट अलाउ नहीं है। हमारी जो भी गाड़ी आती है टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत आती है, वो समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भी भेजता है। और फिर ये वाहिद इंडस्ट्री, मतलब ये वाहिद गाड़ियां हैं जो डॉलर ड्यूटी भी लाती हैं। यानी गाड़ी भेजने वाला गाड़ी भेज रहा है और आपको डॉलर ड्यूटी भी दे रहा है। पाकिस्तान में 2800 आइटम इंपोर्ट होते हैं, किसी में डॉलर ड्यूटी नहीं है। सिर्फ ये टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ी आ रही है उसमें ये डॉलर ड्यूटी है। अच्छा, आज आप अगर कोई अच्छाई करें तो हम कहते हैं ना आपसे, मैं तो अभी आपको कह रहा हूँ कि अगर हमारा वेंडर और हमारा असेंबलर जाए लोकलाइजेशन की तरफ, क्यों नहीं जाता? हमारा मुल्क तो ओपन है। अगर हमारे मुल्क में ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर अगर काम कर लिया जाए तो ये मुल्क ऑटो इंडस्ट्री के लिए जन्नत है। आज हमें 10 लाख, इतने बुरे हालात में भी 10 लाख गाड़ियों की जरूरत है। इस साल 1.5 लाख गाड़ियां असम्बल्ड हुई हैं। 8.5 लाख गाड़ियां पुरानी 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी गाड़ियां बिकी हैं। अच्छा, ये बड़ा अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का बड़ा एक मसला है और जाहिर है कि ये रियल एस्टेट सेक्टर में भी ये चीज़ बड़ी है और ये दैट इज़ वन ऑफ द फ्यू सेक्टर्स जिनको गवर्नमेंट चाह रही है कि किसी तरह से लेके आए। अब मैं ये देखता हूँ कि जो रेट्स हैं वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के, वो भी डीसी रेट अलग है, फिर उसके बाद जनाब एफबीआर का रेट अलग है और रियल मार्केट रेट्स अलग हैं। तो इनको कर्ब करने के लिए आप लोग क्या अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, या ताकि जाहिर है कि गवर्नमेंट फिर आपकी सुने भी? देखिए बात ये है कि ये जो डीसी रेट, एफबीआर रेट, और ये आज से नहीं है, ये कई सालों से है। और आप कहेंगे डे 1 इसको ख़त्म करके कर दिया जाए, इट विल टेक टाइम। दूसरी बात है कि जहाँ पर आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पे 16% टैक्स और चार्जेस ले रहे हैं, यानी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 1 करोड़ 60 लाख रुपए चार्जेस ले रहे हैं फाइलर से, और नॉन फाइलर से ले रहे हैं 35 से 40%, यानी 3.5 से 4 करोड़ रुपए। जबकि हम 1.5 घंटे दूर जाते हैं, दुबई में 4% है। आप रेट्स को रैशनलाइज करेंगे, लोग डिक्लेरेशन करेंगे, लोग करना चाहते हैं। अब हो क्या रहा है, गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया है कि इतने रेट बढ़ा दिए गए कि ये अनफॉर्चुनेटली फ़ायदे के बजाय नुकसान हो गया। लोगों ने रिपोर्ट ही करना छोड़ दिया, ट्रांजैक्शन पावर पे लेना शुरू कर दिया। सो अब ये रियलाइजेशन को मद्देनज़र रखते हुए अब मुझे उम्मीद है कि बजट में चीज़ें कम करेंगे और प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल सोच लेके आएंगे। देखिए एक इशू और भी है ना, इसके अंदर एक इशू और भी है कि हम यहाँ पर बैठ के रोना रो रहे हैं तनख्वाहदार तबके का कि जी सैलरीड क्लास 35% टैक्स दे रही है जो उनकी कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। आप लोगों का जो टैक्स का जो देना होता है वो कम से कम परसेंटेज पे है, तो इसको किस तरीके से पैरिटी पे लाया जा सकता है और इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? ये गलत फहमी है। अगर हम 15 करोड़ रुपए से ऊपर कमाते हैं तो 60% टैक्स है हमारी इनकम पे, और 56 लाख से ऊपर बनाते हैं, 56 लाख से ऊपर और 15 करोड़ के दरमियान, तो हमारे पे 50% टैक्स है। ये तो वो टैक्स है जो डायरेक्ट हमने इनकम टैक्स देना है। जीएसटी हम जो भरते हैं हर प्रोडक्ट के साथ नॉन एडजस्टेबल है, दुनिया में इवेंचुअली वो आपको रिफंड होता है। सो इस तरह नहीं है। और देखिए हम कोई लग्जरी आइटम नहीं बना रहे, हम ना कोई अल्कोहल बना रहे हैं ना सिगरेट बना रहे हैं। एफईडी लगता है लग्जरी आइटम पे जिसको डिस्करेज करना होता है या वो फैक्ट्री में बन रहा होता है। हमारा तो वो आइटम है जो फंडामेंटली गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। रोटी, कपड़ा और मकान है जी। और आपको मैं बताऊं और गाड़ी 52% कराची की आबादी सब स्टैंडर्ड मकान पे, कच्ची आबादी में स्लम्स में रह रही है। अच्छा, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम इन्फ्लेशन कह रहे हैं ना,
उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है ना वो दुकानों की शॉर्टेजेस भी है। इसकी वजह से मन माने किराए हमारे इस्लामाबाद के अंदर ये हालत ये है कि इस वक्त जो 12 बाई 8 फुट की दुकान है उसका किराया 60,000 रुपये। तो जो दूध दही वाला गोश्त वाला लेगा उसको 2,000 रुपये रोजाना रेंट के लिए चाहिए, तो वो कहाँ से पूरे करेगा? यहाँ पर भी हिसाब यही है, यहाँ पर भी किराए कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मैं जहाँ पॉश एरियाज की कराची की भी बात है, मतलब हर शहर की भी बात बता रहा हूँ कि शॉर्टेज ऑफ शॉप्स जो है ना वो कॉस्ट कर रही है, और कोई रेंटल का चूँकि लॉ नहीं है तो इसलिए मन माने कराए, और इस पर इंक्रीज़ भी मन माना ही हो रहा होता है। और अभी इतने स्ट्रॉन्ग है हमारे यहाँ जो दुकान के मालिकान है कि वो किराएदार को निकाल के जो है वो अपनी फैमिली के लोगों को सेम बिजनेस सेम नाम के साथ जो है ना वो कराते थे, चाहे वो चिप्स वाला हो चाहे वो कपड़े वाला हो, कि वो उसी नाम से वहीं दुकान होती है और जो है वो साग किसी और की इस्तेमाल हो रही होती है, और यही कॉस्ट करती है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन। हम ये तो कहते हैं कि जी डिमांड सप्लाई तो ठीक कर रहे हैं होते हैं हम चीज़ों की, लेकिन ये जो रेंटल वैल्यू और रेंटल इंक्रीज़ हो रहा होता है यही जो है वो मैनेज नहीं हो रहा होता, और ये इन्फ्लेशन भी कर रहा होता है। बख्शी साहब भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि दुकानों की शॉर्टेज भी एक बहुत बड़ा वजह है। अच्छा, लेकिन मैं इन दोनों शोबों की अगर बात करूँ, हाजी साहब भी बैठे हैं, बख्शी साहब भी हैं, ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कोई इस जानिब सोचा गया है? इन्होंने तो तजावीज़ भी दी थी फरवरी में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको लगता है कि या फिर स्टेटस को ही आप देख रहे हैं आगे? नहीं, 2 खबरें तो इनको इंशाल्लाह अच्छी मिल जाएंगी। जो इनकी रिकमेंडेशन थी वो ऑलमोस्ट वो तो सिर्फ फाइनेंस बिल का हिस्सा बनी हुई थी, उसमें कुछ फाइन ट्यून होना था, उसको बेहतर करना था। उन्होंने कहा जी आप फरवरी तक हो गया, मार्च तक तो इसको फाइनेंस बिल में ही ले जाएं, तो वो हो जाएंगी। लेकिन मसला ये है कि जो चीज़ें हो रही हैं उसको आप आसान तो करें। इन्होंने एक तजवीज़ और भी दी थी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि 13 मिलियन तक जो है आप आसान करें। 13 मिलियन के अमाउंट होते क्या है, लोग अपने खवातीन गोल्ड बेच के तो प्लॉट लेते हैं, और दादा से मिला था तो सिस्टर से मिला था तो बेगम ने गोल्ड दिया था, और किसी के पास 4-5 भैंसें थी, इससे जाके तो आप 13 मिलियन के ऊपर जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, सब कुछ बेच बाच के, तो फिर एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। लेकिन अशफाक तौला साहब उस पर ये कह रहे थे कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूछा ही ना जाए। जाहिर है कि नहीं, पूछना एक अलग चीज़ है, बाल की खाल उतारना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। आपको बात बताऊं सीधी, ये कहते हैं कि हमारे यहाँ नॉन फाइलर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। मेरा नॉन फाइलर शैंज़ेलीज़े पेरिस में ले सकता है, मैनहट्टन न्यूयॉर्क में ले सकता है मेरा नॉन फाइलर, मेफेयर लंदन में ले सकता है, और पाम दुबई में ले सकता है, हमारे यहाँ नहीं ले सकता। हमने इनको कहा कि आप उसको लेने दें। द मोमेंट वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है आपके पास 236C और K से उसकी इन्फॉर्मेशन आती है, उसको एक मुबारकबाद का लेटर भेजें कि आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया, आइए अपना इंटीरियर नंबर शेयर करें, नहीं है तो ले लें। लोगों को आने तो दें हाईवे पे। आप पहले ही बोलें कि टोल टैक्स से आप चढ़े ही नहीं, कच्चे से निकल जाएं। एक्चुअली कच्चे से बाहर भगा, आने तो दें। आएंगे तो कहाँ जा सकते हैं? हम नहीं जा सके आज तक इनसे, तो ये जा सकेंगे कोई? ये मुबारकबाद का लेटर पहले। जी मुबारक। जो 236C और K की इसीलिए ना बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो है ये है क्या, ये जरा ये बख्शी साहब बताएंगे। देखिए ये वो टैक्स है जो सेलर और बायर देता है, इस वक्त 4 और 5%। ठीक है, और वो इमीडिएटली रडार पे आ जाता है, फ्लैग हो जाए उसको आने। मैं कहता हूँ उसको इन्वेस्ट करने दें, उसको नहीं ले जाने दें दुबई पैसा, उसको लंदन नहीं भेजें, उसको सऊदी अरब नहीं भेजें, आने दें, उसको मुबारकबाद दें। आगे भाई तुम भी वेलकम टू द क्लब। ये 236G और H भी बता दें नाज़रीन को भी और अशफाक तौला साहब को भी। आप बताइए ना। वो असल में हुआ ये रहा है कि आप जो है जब खरीदेंगे तो CNIC के जरिए आप बताएंगे कि कौन है, किसने परचेज किया है, वो डिटेल भी आपके पास होगी। और वो जो हम बात कर रहे थे जो FATF की शर्त ये है कि जो खरीदेगा आप उसमें बेनामियां खत्म करेंगे। मैं आप सब लोगों को, हमारे मेहरबान दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं।